तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके के क्वेश्चन। तो देखिएगा आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है। तो भद्रावती इस्पात केंद्र भद्रा नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भद्रा नदी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, भद्रा इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य में बाबा बुदन पहाड़ी श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबा बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से क्या क्या मिलता है, तो लोहा, मैग्नीज और चूना पत्थर आदि प्राप्त किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम त्रिकोण का क्या तात्पर्य है। तो स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है कि म्यांमार और उससे प्राप्त होने वाले अफीम से, ऑप्शन ने दिया स्वर्ण उत्पादक देशों का एक संघ से, ये नहीं होगा। अगला देखिएगा क्या दिया है। इसका आंसर थाईलैंड और म्यांमार आदि नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों से होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि स्वर्णिम त्रिकोण एशिया के दो मुख्य अवैध अफीम उत्पादन क्षेत्रों में एक से एक है। लगभग 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में संपूर्ण स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देश आते हैं। पहला है म्यांमार, दूसरा है लाओस, तीसरा वियतनाम, चौथा थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान 3 देश से मिलकर बनने वाले स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं उसके क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, बीपीएससी के एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं। तो अगर आप टीआरई 1 से लेकर 3 तक के जो प्रीवियस ईयर है पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इस चैनल के प्ले लिस्ट पर सारे सब्जेक्ट के कवर हो गए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार जीके, मॉडर्न हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के टीआरई के भी पीवाईक्यू क्वेश्चन और बीपीएससी के भी प्ले लिस्ट में है। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर देखिए, टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है, तो 5.5 करोड़ है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 5.5 करोड़। इसका एक्सप्लेनेशन है, दक्षिण एशिया के 7 गैर संगठनों द्वारा वर्ष 1989 में साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड 21 मई 1993 को बाल मजदूरी प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या 5.5 करोड़ है। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय श्रम मंत्री पूणे संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है, तो सऊदी अरब है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब का खनिज तेल निर्यातक में लंबे समय से पहला स्थान बना हुआ है, दूसरे स्थान पर रूस है। तो खनिज तेल में पहला स्थान किसका है, तो सऊदी अरब का है और दूसरे स्थान पर रूस है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो बैडमिंटन में। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैडमिंटन। प्रकाश पादुकोण एक खिलाड़ी का नाम है। प्रकाश पादुकोण भारत के सुविख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। इनका राष्ट्रीय खिताब इनको कब प्राप्त हुआ था, तो 1971 ईस्वी में जूनियर और सीनियर वर्ग के राष्ट्रीय खिताब प्राप्त हुआ था। और 1971 से लेकर 1979 तक लगातार 9 वर्षों तक सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं। और 1979 में प्रकाश पादुकोण ने राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी जीता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी, तो संतोष यादव थी दूसरी भारतीय महिला। और पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। ये दूसरी पूछा है इसलिए संतोष यादव हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हरियाणा राज्य के निवासी और भारत तिब्बती पुलिस में अधिकारी संतोष यादव कहाँ की थी, तो हरियाणा राज्य की निवासी थी। और ये हरियाणा तिब्बत पुलिस में अधिकारी थी संतोष यादव, जो एवरेस्ट शिखर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला है। और एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से संतोष यादव ने पहली बार चढ़ी थी तो मई 1992 में, और दूसरी बार तो मई 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी।
भारत सरकार ने इसकी उपलब्धि में इन्हें 2000 में पद्मश्री का सम्मान दिया था। जबकि बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है और ये कब चढ़ी थी, तो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो पहली बछेंद्री पाल हो गई और दूसरी संतोष यादव हो गई, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो अब्दुल कलाम है। इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद लिखित इंडिया विंस फ्रीडम का प्रकाशन ओरिएंटेड लैंगमैन द्वारा कब किया था? तो 1959 ईस्वी में किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में अनुभव और दृष्टिकोण को दर्जित किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, तो राष्ट्रीय स्तनी कौन है पशु? तो बाघ है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर देखिए एग्जाम में आ जाए कि राष्ट्रीय स्तनी, तो इसका मतलब आप पशु नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, स्तनी का मतलब पशु होता है, जानवर, तो इसका आंसर बाघ हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु वैज्ञानिक नाम इसका क्या है बाघ का? तो पैंथोरा टिग्रिस है, जो एक स्तनधारी पशु है। बाघों की घटती संरक्षण हेतु संख्या उसकी घटती जा रही है, इसलिए सरकार ने अप्रैल 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2022 तक 53 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। तो 2022 दिसंबर तक कितनी टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है? तो 53। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कलिंग पुरस्कार को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी कि साइंस को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में शुरुआत किया गया था कलिंग पुरस्कार का। यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो फ्रांस के लुइस डे बोगरालियो थे। भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता को क्या दिया जाता है? तो $40,000 और एल्बर्ट आइंस्टीन की रजत पदक प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन में नहीं दिया, एनग्राडो में स्थित है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग के स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम की दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1.5 लाख तथा विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी मोटेरा है, जो गुजरात में है, जिसकी दर्शक क्षमता 1,32,000 है, यानी कि 1,32,000 है। तो सबसे बड़ा स्टेडियम विश्व का तो एनग्राडो है, जो डे स्टेडियम इसका नाम है। कहाँ पे है? तो कोरिया गणराज्य में है, प्योंगयांग में स्थित है। और दूसरे नंबर पे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में क्रिकेट नरेंद्र मोदी मोटेरा है, जो गुजरात में है। तो फुटबॉल के लिए एनग्राडो डे। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड और ओलंपिक की वेबसाइट के अनुसार कोरिया गणराज्य के प्योंगयांग में स्थित फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेडियम एनग्राडो में डे स्टेडियम है, जिसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1.5 लाख है। और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है उसका, मोटेरा गुजरात में है। तो इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो ये 1,32,000 है और ये 1.5 लाख है, तो इसलिए सबसे बड़ा ये हो जाएगा एनग्राडो डे स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन किसने लिखा था? तो नीरज सी चौधरी ने लिखा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरज सी चौधरी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द अननोन इंडियन भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी द्वारा 1951 में रचित पुस्तक है। यानी कि नीरज सी चौधरी 1951 में लिखे थे द बायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, आत्मकथा की विधि में रचित इस पुस्तक को नीरज सी चौधरी ने 1897 ईस्वी में
किशोरगंज, जो वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है किशोरगंज, वहाँ से जन्म से प्रारंभ किया था। इस पुस्तक में उन्होंने क्या बताया था, तो अपने मानसिक और बौद्धिक विकास, कलकत्ता में अपने जीवन के विकास, प्रतीक चिन्हों के हास अनुमान का चित्रण किया था। भारतीय परिस्थितियों में परिवर्तन और ऐतिहासिक ताकत, ब्रिटेन के भारत के निष्कासन को अपनी पुस्तक में एक भयावह अनुभव बताया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अनीता रौडिक किसकी लेखिका है? तो अनीता रौडिक किसकी लेखिका है? तो बिजनेस एज अनयूजुअल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अनीता रौडिक बिजनेस एज अनयूजुअल की रचना की 2001 ईस्वी में, और इनकी अन्य कृतियाँ है अनीता रौडिक की बॉडी एंड सोल, टेक इट पर्सनली और ए रेवोल्यूशन इन काइंडनेस। इसके अतिरिक्त इन्होंने गेटिंग टू द बेटर फ्यूचर ए मैटर ऑफ कॉन्शियस चूजिंग की रचना किसने किया था? तो जॉन इरेनिस ने किया था। द नॉन नॉनसेंस गाइड टू फेयर ट्रेड की रचना किसने किया था? तो डेविस रैंसम के साथ मिलकर की थी। अगला क्वेश्चन है, गिन्स प्रिंस यानी हरित शांति का क्या मतलब है? तो पर्यावरण समस्तरों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1971 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में हुई थी। अमेरिका द्वारा अलास्का में परमाणु अस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। विश्व का प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्णन, प्राचीन वनों के ह्रास, परमाणु शक्ति, जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए जाना जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। इसका आंसर क्या था? तो सी था, पर्यावरण समस्तरों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका का नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की व्यक्ति की शक्ति क्या है? तो 400:90 है, यानी कि राष्ट्रीय सभा की संख्या 400 है और सीनेट की 90 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय सभा है, जिसकी संख्या 400 सीटें दी गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान के अनुसार विभिन्न पार्टियों का समान चुनाव में प्राप्त वोट प्रतिशत बराबर राष्ट्रीय सभा में सीट बांटे गए हैं। तो यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव में 40% वोट मिलते हैं तो वह राष्ट्रीय सभा में उसे 40% यानी 160 सीटें प्राप्त होंगी। तो देखिएगा कि 40% वोट मिलते हैं तो 160 सीटें प्राप्त होती हैं। तो ये कैसे आया? तो 400 टोटल सीटें हैं, तो इसमें से अगर 40% कोई पाता है तो इसका मतलब है कि, तो इसका गुणा करेंगे 4 से, तो 4 चौके 16, 160, तो 160 सीटें हुई। 40% का मतलब ऐसे आएगा। देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में संसद दूसरे सदन में स्थापित सीनेट की संख्या 1994 में गठन किया गया था। उस 1996 में नए संविधान के अंगीकरण के लिए सीनेट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो राज्यों की राष्ट्रीय परिषद, और इसकी संख्या कितनी है? तो 90 है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है तो कहाँ बना हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिएगा तो इसका निर्माण स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इसके मूर्तिकार कौन थे? तो फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी थे, और इसे स्थापित किया गया है अमेरिका में। इसके वास्तुकार अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल थे। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिका स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर दिया था। 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को अमेरिका को भेंट किया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के एलिस आइलैंड पर स्थित है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता का एक प्रतीक है मूर्ति को। तो फ्रांस ने अमेरिका का, जब इंग्लैंड उपनिवेशिक देश था अमेरिका ब्रिटेन के लिए, तो उसको आज़ादी दिलवाने में फ्रांस ने बहुत मदद की थी।
जो लगभग इसके 10 लिब्रे मुद्रा की भी हानि हुई थी फ्रांस को अमेरिका के आज़ाद करवाने में। तो इसलिए ये लोग दोस्त बन गए थे। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस में बना था, फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। कब किया था? तो स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ पर 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली संख्या है, तो देखिएगा कौन सा है। ऑप्शन में दिया है मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो हिंदी के बाद से बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, मतलब हिंदी के बाद से दूसरे नंबर पे बंगाली है और तीसरे नंबर पे तेलुगु है। तो इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया है कोई भी, तो इसका आंसर कोई नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय भाषा संस्थान के अनुसार 2011 की जनगणना के आधार पर निष्कर्ष के आधार पर तेलुगु हिंदी के बाद तीसरी संख्या है बोली जाने वाली, और सर्वाधिक बोली जाने वाली संख्या 7 है। प्रथम 7 भाषाएं, पहले नंबर पे हिंदी है, दूसरे पे बंगाली है, तीसरे पे तेलुगु है, चौथे पे मराठी है, पाँचवें पे तमिल है, छठवें पे उर्दू है और सातवें पे गुजराती है। तो दूसरी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। ऑप्शन में नहीं दिया था, इसलिए कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की कार्य भाषाएं हैं। तो यूनेस्को की कार्य भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। यूनेस्को की कार्य भाषा के रूप में निम्न 6 भाषाएं प्रयुक्त होती है: चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। अगला क्वेश्चन है लाइफ ऑफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन को अरविंद घोष ने 2 भागों में लिखा था। इसका कितना अध्याय था? तो 58 अध्याय में विभक्त था। इन्होंने अरविंद घोष ने अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर इसमें पश्चिमी विचार और पूर्वी अध्यात्माद का संश्लेषण किया था। इस पुस्तक के अतिरिक्त अरविंद घोष ने और भी आध्यात्मिक कविता लिखा था, जैसे सावित्री, द सिंथेसिस ऑफ योगा और गीता पर निबंध, द ह्यूमन साइकिल और द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, द फ्यूचर ऑफ पोएट्री आदि के लेख और कविताएं लिखी थी। आगे देखिएगा, द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सलमान रुश्दी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि द मूड्स लास्ट साई के लेखक भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी हैं। रुश्दी द्वारा 1995 में प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन है। सलमान रुश्दी ने विचारों में विरोध की पुस्तक को मूल विषय बनाया। यह दिखाया है कि विचारों में इन विरोधों का समाधान व्यक्तिगत हित के आधार पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप